हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द सेकेंड लेक्चर ऑफ द चैप्टर वेक्टर। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले तो कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि सबसे पहले तो कोप्लेनर वेक्टर्स की हम बात करेंगे, फिर हम सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं और फिर जो है वो आगे वेक्टर्स में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो कोप्लेनर वेक्टर्स किसको कहते हैं, तो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। इफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट of some given vectors are parallel to the same plane, then they are called coplanar vectors। coplanar का मतलब होता है in the same plane। so यदि कुछ ऐसे vectors हैं जो कि जिनका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पैरेलल टू सम प्लेन है, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। ऐसा डेफिनेशन हमें समझना होगा, ठीक है। तो मतलब एक सरफेस के पैरेलल जो है वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स होना चाहिए वेक्टर्स का, तो वो सारे के सारे वेक्टर्स कोप्लेनर कहलाते हैं। जैसे कि हम दो वेक्टर की यदि बात करें तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं। बट मोर देन टू वेक्टर्स, यदि हम थ्री वेक्टर्स की बात करेंगे या फोर वेक्टर्स की बात करेंगे तो दे मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। तो जैसा कि दो वेक्टर का पहले देख लेते हैं। कोई भी दो वेक्टर यदि हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है जो कि है मान लीजिए बी वेक्टर, ठीक। तो ये दोनों जो वेक्टर हैं वो सेम प्लेन के पैरेलल होंगे हमेशा ही, ठीक है। लेकिन जब हम तीसरा कोई वेक्टर ले लें, जैसे लाइक मान लीजिए मैंने सी वेक्टर लिया, ठीक है, तो अब सी वेक्टर जो है वो या तो नॉन कोप्लेनर हो सकता है, जैसे ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दैट इज इन द सेम प्लेन इन विच द बोर्ड इज। बट ये जो तीसरा वेक्टर आप देख रहे हो बाहर की तरफ, अब वो क्या है कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन में नहीं है, समझ रहे हैं बात। अब हम बात करें यदि, और फिर हम बात करेंगे कि ए वेक्टर और सी वेक्टर की बात करें यदि हम लोग, ये ए वेक्टर और ये सी वेक्टर, इसकी यदि हम बात करें तो फिर से ये दोनों क्या है, इन द सेम प्लेन है। सी वेक्टर और बी वेक्टर की बात करें तो ये दोनों सेम प्लेन में है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, then all these three vectors are not in the same plane. So these three vectors, a vector, b vector and c vector, are in this case non coplanar vectors. But suppose this is c vector and that is also in the same plane in which a vector and b vector lies, that means बोर्ड पे ही यदि हमने उसको ड्रॉ किया है तो उस केस में जो है वो क्या होगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इन तीनों को ही हम क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो कोप्लेनर का मतलब होता है आइदर ये तीनों ही सेम प्लेन में है, या ये जो तीनों वेक्टर्स हैं इन तीनों वेक्टर्स का जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है वो सेम प्लेन के पैरेलल होना चाहिए, समझ रहे हैं बात। तो इस तरीके का जब भी केस होगा तो हम इन तीनों वेक्टर्स को क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे। लेकिन यदि सी वेक्टर इस तरीके से ना हो करके कुछ इस तरीके से है तो उस कंडीशन में जो है वो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या होगा, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होगा। सो वी कैन इजीली रिमेंबर दिस थिंग दैट टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर बट थ्री और मोर वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। अब जब भी हम दो वेक्टर्स की बात करें और उसके साथ तीसरा वेक्टर यदि कोप्लेनर है, मान लीजिए ये सी वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और सी वेक्टर क्या है, इसी के साथ सेम प्लेन में है, तो इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर देन सी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। दैट मीन्स यदि तीन वेक्टर सेम प्लेन में है, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर सेम प्लेन में है, तो सी वेक्टर को ए वेक्टर और बी वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये कंडीशन क्या है, कोप्लेनरिटी की है। इफ सी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन वी कैन से दैट सी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन द सेम प्लेन। इसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम। और यदि इस तरीके का केस नहीं है, दैट मीन सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन में
नहीं है तो हम सी वेक्टर को ए वेक्टर और बी वेक्टर के फॉर्म में डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात? सी वेक्टर उस कंडीशन में ए वेक्टर और बी वेक्टर के टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के टर्म्स में यदि सी वेक्टर को लिख सकते हैं तो तभी लिख सकते हैं जब सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के ही प्लेन में है। इसको इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से जैसे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो ये आई कैप है और ये जे कैप, दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एंड जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो यहाँ आई एंड जे आर इन द सेम प्लेन, जे एंड के आर ऑल्सो इन द सेम प्लेन, के कैप एंड आई कैप इज ऑल्सो इन द सेम प्लेन, बट आई कैप, जे कैप एंड के कैप, यदि हम इन तीनों की बात करें तो ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे यदि मैं कोई भी वेक्टर आई कैप, जे कैप, और मान लीजिए एक वेक्टर मैं एक्स वाई प्लेन में ले लेता हूं, सी वेक्टर सपोज, जो क्या है एक्स वाई प्लेन में ही है, ठीक है। तो इन दैट केस वी कैन रिप्रेजेंट सी वेक्टर इन द टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। सी वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स आई कैप प्लस yj cap. Okay, so in that case we can say that I cap, j cap and c vector are in the same plane. ये तीनों वेक्टर क्या हैं? कोप्लेनर हैं। लेकिन यदि वहीं पे यदि c वेक्टर ऐसा ना हो करके इस तरीके से होगा, स्पेस में पॉइंट होगा, मान लीजिए ऐसे बाहर निकल रहा है, तो इन ओनली इन द टर्म्स ऑफ i cap and j cap you cannot represent the c vector which is not in the plane of i cap and j cap. So this theorem is called fundamental theorem of vectors. This C vector is xa vector plus yb vector. तो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं वो हमने यहाँ पे देखा है, और जो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से आई कैप, जे कैप एंड के कैप, दिस थ्री वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, बट एवरी टू वेक्टर्स are coplanar that are always in the same plane। जैसा कि आप इसको समझ भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैं सिर्फ ये एग्जांपल तो आई कैप, जे कैप, के कैप के लिए लिया था, लेकिन मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर है जो कि इस तरीके से ले लेता हूं मैं, समझने के लिए मैंने एक 3D रूम बना लिया, स्पेस क्यूबॉइड ले लिया। अब यदि हम कोई भी दो वेक्टर लें, एक वेक्टर तो मैं ले रहा हूं इधर के प्लेन में, लाइक पीछे वाले एक्स वाई प्लेन में, और दूसरा वेक्टर मैं ले रहा हूं किसमें, इस साइड में, ठीक है, वाई जेड प्लेन में, ऐसे। अब जब तक हम दो वेक्टर्स की बात करेंगे तो एक तो इधर है और एक क्या है, इधर है। अब डेफिनेटली ये दोनों जो वेक्टर्स हैं वो इस तरीके से हैं, और उससे एक प्लेन क्रिएट होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स दिस वेक्टर इज ए वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज बी वेक्टर, एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर डेफिनेटली लुकिंग इन द डिफरेंट प्लेन, बट दे आर एक्चुअली इन द सेम प्लेन। वो दोनों क्या है, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं कोई तीसरा वेक्टर ले लूं, और वो भी क्या है, वो ए वेक्टर या बी वेक्टर के प्लेन में नहीं है, या तो वो ए वेक्टर के भी प्लेन में नहीं है, वो बी वेक्टर के भी प्लेन में नहीं है, किसी डिफरेंट प्लेन में है, तो फिर जो है वो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या हो जाएंगे, नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि दो वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं, लेकिन जैसे ही तीसरा वेक्टर का बात होगा तो वो कोप्लेनर भी हो सकते हैं तीनों, और नॉन कोप्लेनर भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ देम। लेकिन यदि कोप्लेनर होंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ ये सी वेक्टर कोप्लेनर होगा, देन सी वेक्टर मस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी, वेयर just like c vector is xa vector plus yb vector where x and y are scalars। तो यहाँ पे ये डिस्कशन हम करने वाले थे। अब हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूले की। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर में, वो देखते हैं। तो जहां तक पिछले क्लास की हम बात करें, तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था पोजीशन वेक्टर का। मैंने बताया था कि देखिए जैसे यहाँ पे 3D ज्योमेट्री में हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस ले रहे हैं,
यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने ZX प्लेन पे पुट किया था, और ऐसे P पॉइंट है, ये मान लीजिए M है, ये पॉइंट A B C लिख रहा था हमने, इसको मान लेते हैं कोऑर्डिनेट है P पॉइंट का A, B, C। तो ये जो O A है, इसका लेंथ A होगा, ये लेंथ C होगा, और यहां से जो परपेंडिकुलर पुट किया था वो हमने कहा था कि मान लीजिए उसका लेंथ B है। तो ये जो OP वेक्टर है, OP वेक्टर उसको क्या कहा था, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, क्लियर। और इसका जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ OP वेक्टर, दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर स्क्वायर रूट, है ना, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और वो प्रूफ भी किया था हम लोगों ने, इस ट्राइंगल में ये लेंथ जो है वो निकाला था, और ये लेंथ B के बराबर है, और वहां से हम लोगों ने बताया था कि ये मॉडुलस ऑफ OP रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होगा, ठीक है। ये डिस्कशन हम पिछले टाइम ही कर चुके हैं। तो दैट मीन्स OP वेक्टर को क्या कहते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। इसको क्या कहा जाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। तो कहने का अब ये मतलब है कि यदि हमें किसी दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर क्लियर है आई होप। तो सेक्शन फॉर्मूला इज, ऐसे मान लीजिए एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है, क्लियर। पोजीशन वेक्टर का मतलब है ओरिजिन से ये OA वेक्टर क्या है, A वेक्टर है, और OB वेक्टर कितना है, B वेक्टर है। दिस इज A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर, दिस इज द ओरिजिन। सपोज AB लाइन सेगमेंट जो है उसके बीच में एक पॉइंट है, मान लेते हैं P है, ठीक, और इसका पोजीशन वेक्टर सपोज R वेक्टर है, क्लियर। OP वेक्टर इज R वेक्टर एंड सपोज दिस इज डिवाइडिंग, P पॉइंट इज डिवाइडिंग AB लाइन इन M:n रेशियो इंटरनली। तो ये P पॉइंट जो है वो हम उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर। So the R vector is equal to M times B vector plus N times A vector divided by M plus N. This is the formula for finding the position vector of the point P. Here P divides AB line segment in M:n ratio internally, okay। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके थ्रू हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे मान लीजिए इसी बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये A पॉइंट है और ये है x1 y1 z1, और B पॉइंट इज सपोज x2 y2 z2, दिस इज ओरिजिन OA vector, this is OB vector, and suppose this is a point P, that is x comma y comma z, and it is dividing AB line segment in M:n ratio। तो OP वेक्टर निकालना है, तो जो P पॉइंट है उसमें x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x कोऑर्डिनेट होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट इज my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, and z coordinate is mz2 plus nz1 divided by m plus n. So we can easily find OP vector। OP vector कितना होगा, so in this figure OP vector is xi cap
plus yj cap plus zk cap, because the coordinate of the point P we have assumed as xyz, but x is nothing but mx2 plus nx1 upon m plus n. So in the place of x if you put this, in the place of y if you put this, and in the place of z if you put this, then we get OP vector is equal to 1 upon m plus n, because m plus n is in all of them. So 1 upon m plus n, m x2 plus n x1 I cap plus m y2 plus n y1 j cap प्लस एम जेड टू प्लस एन जेड वन के कैप, इस तरीके से। अब यदि हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एम प्लस एन, एम वाला टर्म सारा का सारा सब साथ में रखते हैं, तो एम इंटू एक्स टू प्लस वाई टू एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप प्लस एन टाइम्स x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और यदि देखें अब तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है दैट इज नथिंग बट m टाइम्स b वेक्टर। इसको अभी जो फिगर बनाया था इसमें ये b वेक्टर लिख सकते हैं हम लोग। इसको हमने a पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को a वेक्टर और b पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को b वेक्टर और इसको r वेक्टर कहा था। तो r वेक्टर जो है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये OP वेक्टर क्या है, R वेक्टर है, जो कि कितना होगा m टाइम्स B वेक्टर प्लस n टाइम्स A वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम इंटरनल डिवीजन में ये फॉर्मूला यूज करते हैं। वहीं पे सेक्शन फॉर्मूले में यदि पॉइंट जो है वो आपका एक्सटर्नल है, लाइक अब ये समझिए ये O है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और जो हमारा P पॉइंट है दैट इज नॉट इंटरनल, दैट इज एक्सटर्नल पॉइंट, एंड इन दिस टाइम ये पॉइंट पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, ये B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है, दैट इज OA वेक्टर इज A वेक्टर, OB वेक्टर इज B वेक्टर, एंड P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है, और P पॉइंट AB लाइन सेगमेंट को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये m और ये n है, दैट इज AP अपॉन PB जो है वो m/n रेशियो है। तो इन दैट केस R वेक्टर जो है वो कितना होगा, दैट इज OP वेक्टर कितना होगा, दैट इज MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपॉन m माइनस n। सो व्हेन P point divide AB line segment in m/n ratio, then the position vector of the point P is equal to MB vector minus NA vector upon m minus n। वहीं पे मिड पॉइंट फॉर्मूला भी पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है। तो ये जो पॉइंट होगा मान लीजिए पी पॉइंट है, दैट इज मिड पॉइंट। इफ पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट, देन R वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं, दैट इज OP वेक्टर, दैट इज नथिंग बट A वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, पोजीशन वेक्टर के टर्म में A वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइड बाय 2, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। अब यही चीजें जो है वो सेक्शन फॉर्मूले में वही सारे फॉर्मूले हम यहाँ पे भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड दैट इज डिनोटेड बाय G, A point having the position vector A vector, B point having the position vector B vector, and C point having the position vector C vector। Then G point का जो पोजीशन वेक्टर होगा, सपोज दैट इज R वेक्टर, सो सेंट्रॉइड
का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंट्रोइड दैट इज आर वेक्टर, दैट इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 से निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, यही फॉर्मूला हम लोग वैसे भी सेंट्रोइड निकालने का पढ़ते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 एंड z कोऑर्डिनेट इज z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 3 इन द केस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री में। ठीक है, तो यही सेम फॉर्मूला जो है वो हम सेंट्रोइड निकालने के लिए यूज करेंगे। यदि हमें इन सेंटर फाइंड आउट करना हुआ तो इन सेंटर कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल, और इसमें हम लोग I से डिनोट कर रहे हैं, इसके पोजीशन वेक्टर को R से। ये मान लीजिए आपका P वेक्टर पोजीशन वेक्टर है इसका, इसका Q वेक्टर है, और इसका मान लीजिए कि K वेक्टर है ना। P Q K वेक्टर ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस हैं, दैट इज OA वेक्टर, OB वेक्टर एंड OC वेक्टर आर गिवन टू अस। तो इन सेंटर का जो पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, वो कैसे निकलता है? पहले तो हम क्या करते हैं, ये लेंथ निकाल लेते हैं। जस्ट लाइक सपोज A के सामने वाला है तो इसको मैं स्मॉल a, B के सामने वाला जो लेंथ है वो स्मॉल b, और C के जो सामने वाला साइड है उसका लेंथ को स्मॉल c से डिनोट करेंगे। यदि तो R वेक्टर कितना होगा? AP वेक्टर प्लस BQ वेक्टर प्लस CK वेक्टर डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इन वेक्टर फॉर्मूला। तो वेक्टर तरीके से हम इस तरीके से ये फॉर्मूले हम याद रखेंगे। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि इसके ऊपर बेस्ड हैं। Now we will do some problems on section formula. The first problem is ABCD is a parallelogram whose diagonals meet at P. If O is the fixed point, then OA vector plus OB vector plus OC vector plus OD vector is ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को कैसे हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना? तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, and that is A, B, C and D and their diagonals meet at P। तो एक डायगोनल जो है वो AC है और दूसरा डायगोनल ये BD है। ये कहाँ मीट कर रहे हैं? P पॉइंट पे मीट कर रहा है। If O is the fixed point, then OA vector plus OB vector plus OC vector plus OD vector ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे सपोज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है ना, और ये ओरिजिन है। ठीक है, फिक्स पॉइंट है। अब यहाँ से OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर और सिमिलरली OD वेक्टर इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो ओरिजिन से हम लोग किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेते हैं, तो A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैं A वेक्टर लेट कर लेता हूँ, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर, C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर C वेक्टर और D पॉइंट का पोजीशन वेक्टर D वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और P पॉइंट दैट इज OP वेक्टर के टर्म से मुझे फाइंड आउट करना है, तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को मैं R वेक्टर एज्यूम कर लेता हूँ। दैट इज OA वेक्टर इज लेट A वेक्टर, OB वेक्टर एज B वेक्टर, OC वेक्टर एज C वेक्टर, OD वेक्टर एज D वेक्टर एंड OP वेक्टर इज R वेक्टर। ओके, तो पैरेललोग्राम में जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये जो P पॉइंट है वो आपका AC का मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो ये जो R वेक्टर है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से? A वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइड बाय 2। तो R वेक्टर इज A वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइड बाय 2। और सिमिलरली R वेक्टर को हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, BD का भी मिड पॉइंट है, सो दैट इज R वेक्टर कैन आल्सो बी रिटन एज B वेक्टर प्लस D वेक्टर डिवाइड बाय 2। R वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस D वेक्टर डिवाइड बाय 2।
ऐसे लिखा जा सकता है। तो यदि हम बात करें ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर प्लस ओ डी वैक्टर, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है, तो ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर प्लस ओ डी वैक्टर दैट इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर प्लस डी वैक्टर। ये निकालना है हमें कितना होगा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर हमने ए बी सी और डी का लेट किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये निकालना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर को एक साथ लिख लेता हूँ और बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर को एक साथ लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आर वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी है। तो इसमें ए प्लस सी वेक्टर कितना है, 2r वेक्टर है, तो दैट इज 2 टाइम्स r वेक्टर, और ये भी कितना है, b प्लस डी वेक्टर को भी मैं 2 टाइम्स r वेक्टर लिख सकता हूँ, एंड दैट इज 4r वेक्टर, एंड दैट इज 4r वेक्टर इज नथिंग बट op वेक्टर, सो 4 op वेक्टर। तो डायरेक्टली यहाँ से हमें पता चल जाता है कितना होगा इसका आंसर, 4 टाइम्स op वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो इजीली हो जाता है हमारा सॉल्व। तो बाय यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा और जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, इफ G is the centroid of the triangle ABC, prove that GA vector plus GB vector plus GC vector equal to 0. Further, if G1 is the centroid of another triangle PQR, so that AP vector plus BQ vector plus CR vector equal to 3 times GG1 vector. तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है इसमें, उसमें दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल, ठीक है, A B एंड C ट्राइंगल, और G इज द सेंट्रॉइड ऑफ दैट ट्राइंगल, ओके। G क्या है उसका, सेंट्रॉइड, G is the centroid of this triangle, ये दे रखा है। तो हमें प्रूव करना है कि GA वेक्टर प्लस GB वेक्टर प्लस GC वेक्टर 0 होगा। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर से हम पोजीशन वेक्टर को यूज करते हैं और फिर उस कॉन्सेप्ट को यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि A पॉइंट ओरिजिन होगा कहीं पे, उसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है और C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर C वेक्टर है। दैट इज OA वेक्टर इज A वेक्टर, OB वेक्टर इज B वेक्टर, OC वेक्टर इज C वेक्टर, ओके, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगेन वी हैव टू प्रूव दैट GA वेक्टर प्लस GB वेक्टर प्लस GC वेक्टर, दैट इज GA वेक्टर प्लस GB वेक्टर प्लस GC वेक्टर कितना होगा, 0 होगा। तो G पहले हम निकाल लें, तो G कितना होगा, G होगा वो हम सेंट्रॉइड कह रहे हैं यहाँ पे। तो सेंट्रॉइड कैसे निकलता है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइड बाय 3, ओके, दैट इज OG वेक्टर जो होगा, ठीक है ना, दैट इज G पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, समझ रहे हैं बात। तो G पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, लाइक OG वेक्टर की यदि हम बात करेंगे, OA वेक्टर A वेक्टर है, OB वेक्टर B वेक्टर है, OC वेक्टर C वेक्टर है, तो OG वेक्टर कितना होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 3, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट G। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं, GA वेक्टर प्लस GB वेक्टर प्लस GC वेक्टर निकालना चाह रहे हैं, 0 के बराबर प्रूव करना चाहते हैं। तो GA वेक्टर जो होता है वो होता है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट G। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो A वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कितना है, A वेक्टर है ना, और G वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 3 प्लस GB वेक्टर इज सिमिलरली कैन बी रिटन एज B वेक्टर माइनस A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 3 प्लस GC वेक्टर इज C वेक्टर माइनस A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 3, ये निकलेगा, है ना, समझ रहे हैं बात। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, A प्लस B प्लस C बाय 3, A प्लस B प्लस C बाय 3 और A प्लस B प्लस C बाय 3, 3 टाइम्स A प्लस B प्लस C बाय 3, दैट इज ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, और दूसरी बार आएगा 3 टाइम्स A प्लस B प्लस
c डिवाइडेड बाय 3 से 3 कैंसिल आउट होगा और फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला पहला जो पार्ट है वो प्रूफ हो चुका है। दूसरा पार्ट हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, जो कि हमारे क्या दिया हुआ है कि नेक्स्ट बोला गया है कि फर्दर इफ G1 इज द सेंट्रोइड ऑफ द अनदर ट्राइंगल PQR, एक दूसरा ट्राइंगल है वो दिया हुआ है PQR, ओके, एंड G1 इज द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्राइंगल, G1 इसका सेंट्रोइड है। तो प्रूफ करना है कि AP वेक्टर प्लस BQ वेक्टर प्लस CR वेक्टर इक्वल टू 3 टाइम्स GG1 वेक्टर। तो इस बार मैं P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर P वेक्टर, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर Q वेक्टर और R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को R वेक्टर एज्यूम कर लेता हूं। और हमें अब क्या प्रूफ करना है कि AP वेक्टर लाइक A पॉइंट और ये P पॉइंट, BQ वेक्टर प्लस CR वेक्टर इज 3 टाइम्स GG1 वेक्टर। तो इसको एक्चुअली मैं इस तरीके से मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूँ सिमिलरली, P यहाँ, Q यहाँ और R यहाँ, ठीक है, जिससे कि थोड़ा फिगर बनाने में आसानी हो जाएगी। P वेक्टर इसको, इसका पोजीशन वेक्टर Q वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर एज्यूम कर दिया। दैट इज OP वेक्टर इज P वेक्टर, OQ वेक्टर इज Q वेक्टर, OR वेक्टर इज R वेक्टर। तो G तो निकला था कितना, लाइक इस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड था वो था हमारा A प्लस B प्लस C/3, और इसका जो निकलेगा G1 जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, P प्लस Q प्लस R वेक्टर डिवाइड बाय 3, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट G एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट G1। ये OG वेक्टर है एक्चुअली, है ना, और ये OG1 वेक्टर है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड AP वेक्टर। सो A से P को मिलाते हैं, ये वेक्टर प्लस BQ वेक्टर, ओके, प्लस CR वेक्टर। ये हमें प्रूफ करना है कि ये GG1 वेक्टर के 3 टाइम्स होगा, दैट इज 3 टाइम्स GG1 वेक्टर होगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो AP वेक्टर कितना होगा, AP वेक्टर, सो इट इज लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, AP वेक्टर प्लस BQ वेक्टर प्लस CR वेक्टर। AP वेक्टर कैन सिंपली बी रिटन एज position of vector of the point P minus position vector of the point A, that is P minus A. BQ vector is similarly written as Q vector minus B vector plus R minus C. That is AP vector is nothing but OP minus OA. OP vector minus OA vector is AP vector. जो ट्राइंगल लॉ है उसको यूज करते हुए, ठीक है ना, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि AP वेक्टर कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट A, और सिमिलरली बाकी भी लिख लिया। तो ये हो जाएगा आपका P प्लस Q प्लस R वेक्टर माइनस A प्लस B प्लस C वेक्टर, एंड दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 टाइम्स P प्लस Q प्लस R वेक्टर डिवाइड बाय 3 माइनस A प्लस B प्लस C वेक्टर डिवाइड बाय 3, ऐसे लिखा जा सकता है। एंड दैट इज 3 टाइम्स P प्लस Q प्लस R वेक्टर डिवाइड बाय 3 इज OG1 वेक्टर, ओके, OG1 वेक्टर माइनस ABC वेक्टर डिवाइड बाय 3 इज OG वेक्टर, एंड दैट इज नथिंग बट 3 टाइम्स GG1 वेक्टर। दैट इज प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमारा जो प्रॉब्लम है वो हो जाता है हमारा सॉल्व। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को जो है वो लेट करते हुए, पॉइंट के पोजीशन वेक्टर लेट करते हुए आगे प्रोसीड करते हैं और फिर वो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन 2 पैरेलल वेक्टर्स। जैसे कि मान लीजिए कोई 2 वेक्टर है, A वेक्टर और B वेक्टर, और वो दोनों ही पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो उनमें जैसे मान लीजिए ये A वेक्टर है और दूसरा ये B वेक्टर है, और दोनों क्या है, पैरेलल है, दैट मींस कोलिनियर है, ठीक है ना। कोलिनियरिटी मींस पैरेलल वाला जो कंडीशन है, डायरेक्शन जो है वो सेम या तो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना।
तो यदि ऐसे दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर जो कि पैरेलल वेक्टर्स हैं, देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी के नॉन जीरो नंबर होगा, और उस कंडीशन में हम लोग ए वेक्टर को के टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ए कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ बी वेक्टर, ये मैं पहले भी पिछले क्लास में बता चुका हूं। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट टू नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटीज x एंड y so that xa वेक्टर प्लस yb वेक्टर इक्वल टू 0। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं b वेक्टर को सपोज 2 टाइम्स a वेक्टर लिख पा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इस कंडीशन में 2a टाइम 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ xa वेक्टर प्लस yb वेक्टर इक्वल टू 0, जहाँ पे x और y दोनों क्या है, नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है। तो यदि दो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो उस कंडीशन में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे x प्लस वाई बी वेक्टर इक्वल टू 0 में x और y क्या है, दोनों ही नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये पैरेलल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट हो गया। यदि दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स हैं जो कि पैरेलल नहीं है। मान लीजिए ए वेक्टर रहा आपका इस तरीके से और बी वेक्टर जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन है उसकी, दैट मीन्स कोलिनियर नहीं है, समझना है। तो यदि दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर और दोनों ही नॉन जीरो भी है, मतलब ए वेक्टर भी जीरो नहीं है और बी वेक्टर भी जीरो वेक्टर नहीं है, और दोनों ही नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो उस कंडीशन में एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर यदि जीरो हो रहा है, इसका साफ साफ मतलब है कि एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा। दैट मीन्स इन सभी कंडीशन में यदि x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर करेंगे और यदि ये जीरो है, इसका साफ साफ मतलब निकलता है कि x भी जीरो होगा और y भी जीरो होगा। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता इस केस में, क्योंकि x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर इज ए सम वेक्टर विच इज इन द सेम प्लेन ऑफ c वेक्टर के बराबर होगा। मतलब c वेक्टर अब कहाँ होगा, रिजल्टेंट क्या होगा a वेक्टर और b वेक्टर का, वो अलग बात है x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर का, बट ये जीरो तभी हो सकता है जब x और y दोनों जीरो हों, यदि a और b नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं या नॉन पैरेलल जिसको कहते हैं, ठीक। इसी बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर जीरो है तो इसके तीन केस ही पॉसिबल है। एक तो ये पॉसिबल हो सकता है कि a वेक्टर b वेक्टर दोनों ही जीरो हो, मतलब a वेक्टर भी जीरो हो और b वेक्टर भी जीरो हो, तब ये जीरो हो सकता है। या ये हो सकता है कि x जीरो हो और y जीरो हो, ठीक है, तो पॉसिबल है इसका जीरो होना। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही पैरेलल वेक्टर हो, ठीक है ना। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल जिसको कहते हैं यदि है, तो उस कंडीशन में एक्स ए प्लस वाई बी वेक्टर जीरो हो जाता है। बाकी सभी केसेस में क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों जीरो होंगे तब ये जीरो होगा, या तो एक्स जीरो होगा वाई जीरो होगा तब जीरो होगा। दैट मींस यदि नॉन पैरेलल है तो इसका जीरो होना तभी पॉसिबल है। नॉन पैरेलल नॉन जीरो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो तभी हो सकती है जब एक्स और वाई दोनों ही वैल्यू जीरो हो, ठीक है। द लास्ट कंडीशन इज व्हिच वी मस्ट रिमेंबर, दैट इज इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू a2 i cap plus b2 j cap plus c2 k cap and a vector is parallel to b vector, then a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। ये कंडीशन है। दैट मीन्स ये तो तभी पॉसिबल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल होगा तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ए वेक्टर इज नथिंग बट लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ये होना चाहिए। और ये तभी होगा जब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 लैम्डा के बराबर हो। समझ रहे हैं बस। तो ये जो कंडीशंस हैं वो कोलिनियरिटी की कंडीशन है, और इस पे भी बहुत ज्यादा जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं वेक्टर्स के अंदर, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक लाइन के इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि यदि वेक्टर के ऊपर जो है वो हमें क्या पता होने से, मतलब लाइन जो गिवन है लाइन, उस पे आपको एक पॉइंट यदि गिवन हो, सपोज उसका पोजीशन वेक्टर हमें पता है, सपोज ए इज अ पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द एपी वेक्टर, इस लाइन पे लाई कर रहा है एपी लाइन पे,
तो एक लाइन पे एक पॉइंट यदि गिवन हो बस, तो उस पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइटली मेनी लाइंस हो सकते हैं। बट यदि हम उसका डायरेक्शन लाइक हम ये कहते हैं कि एक लाइन है एपी वेक्टर जो कि ए पॉइंट से पास हो रहा है, लाइक ये फिक्स पॉइंट है, और साथ ही साथ ये जो एपी लाइन है दैट इज पैरेलल टू द बी वेक्टर। अब ये तो डायरेक्शन दे रहा है, अब इसी डायरेक्शन में होगा, तब ये एक फिक्स लाइन ही पॉसिबल है। तो उस कंडीशन में हम इसका इक्वेशन ए वेक्टर और बी वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस लाइन, ये लाइन कहां से पास हो रहा है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ए हैविंग द पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी वेक्टर। एक लाइन है जिस पे पॉइंट ए है जिससे ये पास हो रहा है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और ये लाइन बी वेक्टर के पैरेलल है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन। अब ये जो ए पॉइंट है उसका ओ ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर, ये फिक्स हो गया ए पॉइंट, है ना, समझ रहे हैं बात। पी पॉइंट कहीं ना कहीं इस लाइन पे होगा, एवरी पॉइंट इज डिनोटेड एज पी, दैट इज पी इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन इट। सो यदि हम इसको मान लीजिए आर वेक्टर कह देते हैं, दैट इज दिस इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन एंड दैट इज ओपी वेक्टर, OP vector is R vector. So from the condition of collinearity we can easily say that P point कहीं भी हो इस लाइन पे AP vector जो होगा वो B vector के पैरेलल होगा, समझ रहे हैं बात। तो since AP vector is parallel to B vector, that simply implies that AP vector must be lambda times of B vector, and that is AP vector is nothing but OP minus OA, that is position vector of the point P minus position vector of the point A must be equal to lambda times B vector, and that is position vector of the point P is R vector and position vector of the point A is A vector, that is given to us, and that is lambda times B vector. So from here we can easily write R vector equal to A plus lambda times B. यदि किसी लाइन पे एक पॉइंट गिवन है जिससे वो लाइन पास हो रहा है और ये भी गिवन है कि वो लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है, तो उस लाइन का जो इक्वेशन है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। एज फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि एक लाइन है जो कि एक पॉइंट ए से पास हो रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर i प्लस जे प्लस के है, ठीक है, एंड दिस इज पैरेलल टू ए, this line is parallel to a vector which is 2i cap plus 3j cap minus k cap, okay, that is B vector and this is A vector. तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये वाला जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा। सो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन इज R vector is equal to A plus lambda B and that is R vector equal to A vector, that is I plus J plus K plus lambda times B vector is 2I plus 3J minus K. So this equation represents the equation of this line. Now here lambda is a parameter. Lambda क्या है यहाँ पे, पैरामीटर है, that means इसकी वैल्यू चेंज होगी। लैम्डा यदि हम 0 लें तो हमें वही पॉइंट मिल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 1 लेंगे तो इसी लाइन पे कुछ दूसरा पॉइंट मिलेगा, लैम्डा की वैल्यू 3, 4, -1, -2, दैट मींस एनी रियल नंबर ले सकते हैं, समझ रहे हैं बात, कोई भी वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर्स कुछ भी यहाँ पे लैम्डा हो सकता है। तो इस तरीके से हम लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। लाइन का इक्वेशन लिखने का दूसरा तरीका ये है कि लाइन पे ही यदि मुझे 2 पॉइंट गिवन हो तो भी हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। जस्ट लाइक इसी फिगर में हम बात कर रहे हैं, दूसरा केस क्या हो सकता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू two given points A, B, both having the position vector given, A vector and B vector। अब हम बात कर रहे हैं कि एक लाइन है जिसपे 2 पॉइंट गिवन है A एंड B,
अब दो पॉइंट से तो बस एक ही लाइन पास हो सकता है, समझ रहे हैं बात। ओरिजिन ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर, ऐसे हमने थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए ओरिजिन को ऐसे दिखा दिया। अब लेट कर लेते हैं कि पी पॉइंट इस लाइन पे आर्बिट्रेरी पॉइंट है, दैट इज पी इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन एंड हैविंग द पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, क्योंकि पी जो है वो चेंज हो रहा है इस पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट्स को हम पी कह रहे हैं, ठीक। आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हम आर ले रहे हैं। तो यहां से जो कंडीशन बनने वाली है वो हम ये लिख सकते हैं कि ये जैसे देखें आप एपी वेक्टर और एबी वेक्टर इज पैरेलल, सिंस एपी वेक्टर इज पैरेलल टू एबी वेक्टर, दिस सिंपली implies that AP vector is nothing but lambda times of AB vector and that is R minus A। AP vector कितना हो जाएगा, AP vector that is R vector minus A vector and lambda times AB vector is B minus A, position vector of B minus position vector of A and that is R vector equal to A plus lambda times B minus A। इस तरीके से लाइन के इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यदि हमें दो पॉइंट गिवन हो। एज फॉर एग्जांपल यदि यहीं इसी फिगर में मान लीजिए ये दो पॉइंट आपको पता हो ए और बी, तो इस लाइन का इक्वेशन लिखा जा सकता है। कैसे देखते हैं, ए पॉइंट मान लीजिए i प्लस जे प्लस के है और बी पॉइंट है आपका 3i प्लस 2j माइनस के। तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, जहाँ पे ए क्या है, ये इस वेक्टर को हम ए वेक्टर कहेंगे और इसको बी वेक्टर कह रहे हैं। सो दैट इज आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, दैट इज 3i प्लस 2j माइनस के माइनस आई प्लस जे प्लस के। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स 3i माइनस आई दैट इज 2i 2j माइनस जे दैट इज प्लस जे माइनस के दैट इज माइनस ऑफ 2k। ये जो इक्वेशन दिख रहा है वो क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है 2 पॉइंट फॉर्मूले में, 2 पॉइंट गिवन हो तब। तो लाइन के इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होता है वेक्टर में जो कि वेक्टर इक्वेशन जो लाइन का है उसको पता होने से हम सॉल्व कर पाते हैं, तो इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। 3D में तो हम डिस्कस करेंगे ही इसको, ठीक है, और वहां पे प्रॉब्लम्स इसके ऊपर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। जैसे कि मान लीजिए ये ओरिजिन है ना, और यहां से एक वेक्टर है ए वेक्टर ओ ए मान लेते हैं और दूसरा वेक्टर है ओ बी दैट इज बी वेक्टर। इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और ये भी फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये कहाँ पे से एमिनेट हो रहा है, मतलब ये ओरिजिन है, ठीक है ना, 0,0 है। तो इसको ये फाइंड आउट करने के लिए एक बात हमें समझ में आती है कि जैसे ए वेक्टर के अलाउंग जो यूनिट वेक्टर मतलब 1 यूनिट लेंथ का जो वेक्टर होगा वो ए कैप होगा और बी वेक्टर के अलाउंग जो 1 यूनिट लेंथ होगा वो बी कैप होगा, है ना। अब यहाँ से यदि हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं, तो ये जो पॉइंट होगा वो डेफिनेटली मिड पॉइंट होगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है। यहाँ जो ट्राइंगल बनेगा ओ और ये पॉइंट और इस पॉइंट को मिला करके, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा इस ट्राइंगल में इस साइड का, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा वो डेफिनेटली होगा ए कैप प्लस बी कैप डिवाइड बाय 2, ओके, 1/2 टाइम्स दिस, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो इसका इक्वेशन, ये जो लाइन है हमारा ओ मान लीजिए ओपी है, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो डेफिनेटली हम इसके टर्म्स में लिख सकते हैं और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ OA वेक्टर एंड OB वेक्टर इज
आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप, ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि 1/2 टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप इसी डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए कैप प्लस बी कैप भी इसी डायरेक्शन में होगा, और इसलिए ओरिजिन से पास भी हो रहा है, इसका डायरेक्शन भी पता चल गया इससे, तो लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप इज द इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। और जो इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा वो डेफिनेटली कहीं इधर होगा, है ना, क्योंकि ये जैसे मान लीजिए इस तरीके से लाइन है, तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा, और उसका इक्वेशन हम सिमिलरली ही लिख सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ A vector and B vector in this figure is R vector equal to lambda times A cap minus B cap, ये होता है, ठीक है। क्योंकि यदि ये B वेक्टर इधर की डायरेक्शन में है तो इधर की डायरेक्शन में जो होगा उसको हम माइनस ऑफ B वेक्टर कहेंगे, ठीक है, माइनस ऑफ B वेक्टर। एंड सिमिलरली A वेक्टर इधर है, B वेक्टर इधर है, तो उसी तरीके से हम जब फाइंड आउट करेंगे ये वाला वेक्टर का इक्वेशन तो इस टाइप से कुछ आएगा, है ना, समझ में आ रही है बात। तो ये दोनों इक्वेशन हम याद रखेंगे, लेकिन वहीं पे ओरिजिन से नहीं पास हो रहा हो, मान लीजिए कि दो लाइन के इक्वेशन है, दो लाइन है जो कि मान लीजिए कि आप इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और ये पॉइंट सपोज P है, और जिसका जो कि अल्फा वेक्टर है, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का, और ये दोनों ही जो वेक्टर है, ये वेक्टर ए वेक्टर के पैरेलल है, और ये वाला वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के पैरेलल है। तो उस कंडीशन में ये जो इसका जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा उसका इक्वेशन यदि मुझे लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे इस फिगर में। सो इक्वेशन ऑफ internal angle bisector is of this figure। ये एक्चुअली ये जो लाइन है उसका इक्वेशन होगा आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा अल्फा वेक्टर, और इसका इस लाइन का इक्वेशन होगा आर वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, एंड इसका इक्वेशन होगा आर वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर। तब जो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है उसका इक्वेशन होगा आर वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर प्लस के टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप। समझ रहे हैं बात, इसी डायरेक्शन में तो होगा, ए कैप प्लस बी कैप का डायरेक्शन तो इधर ही होगा, ठीक है, बट हम इस तरीके से यूज करेंगे। और इक्वेशन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर इस वाले में आर वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर प्लस के टाइम्स ए कैप माइनस बी कैप हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं जिससे कि हम क्वेश्चंस कर सकते हैं जब हम इंटरनल एंगल या एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की के टाइप का प्रॉब्लम्स करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होंगे, तो 3 पॉइंट्स के यदि पोजीशन वेक्टर आपको पता हो, जस्ट लाइक ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 3 पॉइंट्स ए, बी एंड सी respectively, and x, y, z be the 3 scalars so that all are not 0, x, y, z तीनों ही 0 नहीं है, all are not 0, then the necessary and sufficient condition for 3 points to be collinear is that xa vector plus yb vector plus zc vector equal to 0 where x plus y plus z equal to 0। क्या कंडीशन है कि 3 पॉइंट्स ए बी सी यदि कोलिनियर होंगे तो एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर 0 होगा, जहां पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स।
इस बात को जो है वो मैथमेटिकली भी हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट है एक ही लाइन में है, मतलब कोलिनियर है, ए है, बी है और तीसरा पॉइंट जो है वो सी है। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर। तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। इसका मतलब है कि ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर, ये दोनों क्या होंगे, ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर। और बी पॉइंट तो क्या है, बीच में ही आ रहा है, ए बी के भी और बी सी में भी, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी बी सी के पैरेलल है। कंडीशन कोलिनियर कब होगा, जब ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी सी वेक्टर एंड बी इज लाइंग ऑन बोथ ए बी एंड बी सी। सो वी कैन से दैट ए बी सी आर इन द सेम line. And that simply implies that AB vector is nothing but is equal to lambda times BC vector. From here we can easily write AB vector is nothing but B minus A, and that is equal to lambda times BC vector is C minus B. And from here we can easily see B minus A vector is lambda C minus lambda B, and that is, if you take lambda B, this can be also written as A minus lambda B vector minus B vector plus lambda C vector equal to 0। सबको क्या किया हमने, उधर की तरफ B माइनस ए जो इधर है उसको उधर की तरफ लेके चले गए, तो माइनस ए उधर जाएगा तो A माइनस लैम्डा B माइनस B प्लस लैम्डा C वेक्टर इक्वल टू 0। इसको देखिए यहाँ पे यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये होगा क्या, A वेक्टर प्लस माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर। ये कितना हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है, ठीक है, जब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। इसमें हो क्या रहा है कि इसमें यदि हम देखें ध्यान से तो x की वैल्यू कितनी है, 1 है, जैसे ए वेक्टर के साथ जो मल्टीप्लाई है। y कितना है, माइनस लैम्डा माइनस 1 और z कितना है, लैम्डा के बराबर है। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड यदि हम यहाँ पे करें, x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा, एंड दैट इज नथिंग बट लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, कोई भी 3 पॉइंट के यदि पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है और वो तीनों पॉइंट यदि कोलिनियर है तो क्या होता है, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी वेक्टर 0 होगा और उसमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होती है। दैट इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। और एक और कंडीशन जो मैंने यहाँ पे बताया है कि ए बी यदि बी सी के पैरेलल है और बी पॉइंट ए बी और बी सी दोनों पे लाई कर रहा है तो उस कंडीशन में ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर यदि हो जाता है तो तीनों पॉइंट्स ए बी सी जो है वो कोलिनियर है। तो आज के क्लास में इतना ही करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स दैट इज डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।